हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम अपडेट। आज हम लोग तीसरा चैप्टर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या इसी को पीएचई बोला जाता है, आज से पढ़ना चालू करते हैं। ये भी 2 वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा आपका। तो पहला चैप्टर आपका बिल्डिंग मटेरियल ख़त्म हो गया है, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सर्वे हो गया ख़त्म, आज तीसरा चालू हो रहा है, ये भी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसी तरीके से आप लोगों के जल्द से जल्द यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। और जो भी साथी पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो लोग आप लोग पीडीएफ के ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। पीडीएफ लेने के लिए आपको जो नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है उस नंबर पे मैसेज करेंगे। फीस जो देखिए 399 रुपये कर दिया गया है, इससे कम कोई पेमेंट नहीं करेगा। जिसमें 5 बुक हम कवर कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट। 5 बुक के लिए 399 आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। और आप लोगों को भी पता है जिस हिसाब से कंटेंट दिया जा रहा है और 5 बुक कवर किया जा रहा है, 399 बहुत ही नॉर्मल फीस लगाया गया। तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं 8052446829। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, क्यूआर मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, पीडीएफ के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी साथी अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब से ही फॉलो करिए कंटेंट। हमारी पूरी कोशिश है कि यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ के ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो देखिए पीडीएफ में समय नहीं लगता, पीडीएफ में एक बुक वहाँ ख़त्म होने वाली है और अभी यहाँ हमारा तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपका टाइम बचेगा और आप उसको कम समय में भी कई बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब वीडियो तो हमेशा देख नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग अगर जुड़ना होगा तो पीडीएफ के ग्रुप में जुड़ जाइए। बाकी हमारी पूरी कोशिश है जैसे ही टाइम मिलता है हम यूट्यूब पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। साथ ही साथ लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग वॉच करके चले जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। देखिए यूट्यूब पे हमें यही आपसे प्राप्त होगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो सोचिए हम सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों को ठंडी में जग करके कि नहीं हमारे भाई इंतज़ार करते हैं, तो अगर हमें उसका रिटर्न नहीं दिखेगा तो हम बताइए यहाँ क्यों मेहनत करने आएंगे आप लोगों के लिए। आखिर आप लोगों से हमें इतना तो अपेक्षा कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट इतना तो करिए। नहीं तो जो बैच लिए हम उनको पीडीएफ प्रोवाइड जैसे कर देते हैं वही कर देते हैं, यहाँ हमें क्या ही करना है। तो आप लोग इतना क्या ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूज ऑफ मीट्रिक सिस्टम। यूज ऑफ मीट्रिक सिस्टम कॉजेज द डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन। जैसे मीट्रिक सिस्टम का मतलब है जैसे आप बिजली हो, देखिए पहले मीटर नहीं लगा रहता था तो लोग लाइट जला करके आप कुछ भी बिना निश्चिंत हीटर कुछ भी चलाते थे कि भाई बिजली बिल की चिंता नहीं रहती थी। लेकिन अब मीट्रिक सिस्टम हो गया तो आदमी अपने हिसाब से यूज़ करता है। उसी तरीके से पानी में भी पहले क्या था, नलकूप से या वैसे पानी जनरली निकाला जाता था। पानी की धीरे धीरे मेट्रो सिटी में कमी हो रही है तो वहाँ पर क्या हो गया, मीटर के द्वारा पानी आता है कि आपका मीटर जितना रिचार्ज आएगा उतना पानी आएगा। तो मीट्रिक सिस्टम से क्या होता है कि पर कैपिटा कंजप्शन जो पानी का होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि मतलब अपने आदमी हिसाब से ही जितना उसको हिसाब है उतना ही पानी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वही है कि इन यूज ऑफ मीट्रिक सिस्टम के यूज से डिक्रीज हो गया है क्या, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अगला है 1.5 is the hourly factor and 1.8 daily factor and 2.7 is the peak demand। हावरली फैक्टर कितना होता है, 1.5 होता है। डेली डिमांड का फैक्टर कितना होता है, 1.8। पीक डिमांड का कितना होता है, 2.7। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ गए होंगे, इसलिए हम रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग समझ रहे हैं। और जो भी लोग ना पढ़े हों, अगर पहले आप लोग थियरी जरूर पढ़िए। एक बार थियरी पढ़ लेंगे तो यहाँ से अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम हावरली डिमांड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स ये होते हैं जैसे पानी की सप्लाई के लिए ना, जगह जगह पे पाइप पे देखिए आप सप्लाई चल रही है, सप्लाई उसी के द्वारा पानी आता है, सप्लाई वाला पानी आता है। तो उसको किस पे डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए, कि 1 घंटे में मैक्सिमम कितनी पानी की डिमांड हो सकती है उस पर डिपेंड किया, मतलब उसको ही उस पर ही डिजाइन किया जाता है। कि उससे कम रहेगा तो ऑलरेडी हमारे लिए गुड है, लेकिन अगर मैक्सिमम कभी ज़रूरत हो तो कितना हो सकता है, तो उसी पे ये चीज़ डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम हावरली डिमांड पे, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स को। अगला है जियोमेट्रिकल मेथड। देखिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग लगाई जाती है कि अगले 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में कितनी पॉपुलेशन होगी, उसी के हिसाब से हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं
किसी पर्टिकुलर एरिया या सिटी के लिए, ठीक है, या कॉलोनी के लिए। तो उसको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को निकालने के लिए अगले 15 साल में 10 साल में कितनी पानी की आवश्यकता यहाँ होगी, कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो वही पॉपुलेशन जानने के लिए हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके कई मेथड हैं, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड और अर्थमेटिक मेथड, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मेथड देखिए किसके लिए यूज किया जाता है, इज यूज्ड फॉर यंग एंड रैपिडली डेवलप्ड सिटी फॉर फोरकास्टिंग द पॉपुलेशन, ठीक है। अभी जल्दी जो डेवलप की हुई है सिटी, उनके लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, ज्योमेट्रिकल मेथड का, ठीक है। अर्थमेटिकल मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, इज यूज्ड फॉर लार्ज सिटी, बड़ी सिटियों में किस मेथड का यूज किया जाता है, अर्थमेटिकल मेथड का यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग निकालने के लिए, ठीक। अब अगला है देखिए, एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल मेथड अर्थमेटिकल मेथड गिव्स लेस वैल्यू, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अर्थमेटिकल मेथड के द्वारा जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आती है वो क्या आती है, कम आती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कभी कभी। आगे देखिए, इंटेक्स आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग द वाटर फ्रॉम सोर्सेज, ठीक है। इंटेक्स आर इंस्टॉल मतलब इंटेक को लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है फॉर ड्राइंग द वाटर फ्रॉम सोर्सेज। इंटेक्स आप लोग समझ रहे हैं क्या चीज़ है। देखिए इंटेक्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है मान लीजिए। अब नदी से डायरेक्ट पानी तो आप यहाँ ला नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट ला नहीं सकते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट। तो क्या होता है, यहीं पे इंटेक्स बना दिया जाता है, बड़े मतलब एक चैम्बर स्टोर, पानी स्टोर करने की चैम्बर बना दिया जाता है, जगह बना दिया जाता है। इसी को इंटेक्स बोलते हैं, इंटेक्स बोलते हैं इसी को। अब देखिए इंटेक्स में पानी कहाँ से आता है, रिवर से आता है, या जहाँ भी हमारे सोर्स हैं वहाँ से हम पानी को कलेक्ट कर लेते हैं इंटेक्स से। तो और इंटेक्स में आने के बाद पानी क्या हम भेजते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजते हैं। तो यही आपका इंटेक होता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, इंटेक्स आर इंस्टॉल है। देखिए मतलब इंटेक को बनाया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है फॉर ड्राइंग द वाटर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। वाटर को सोर्स से प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए इंटेक्स को इंस्टॉल किया जाता है। इंटेक में पानी आने के बाद हम लोग क्या भेजते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट भेजते हैं सप्लाई के लिए, वहाँ से ट्रीटमेंट होके जाता है पानी। अब रिफ्लेक्स वाल्व प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन ए ट्यूबवेल, ठीक है। रिफ्लेक्स वाल्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, सक्शन पाइप में, ट्यूबवेल में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आगे है देखिए, जहाँ देखिए समझाने वाली चीज़ें रहेंगी हम वहाँ ज़्यादा समय देंगे, और जहाँ समझाने वाली नहीं रहेगी हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आप लोगों को कवर करें, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। हमारी कोशिश रहती है 30 से 40 मिनट की वीडियो में हम समझा दें आप लोगों को। देखिए द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन ट्यूबवेल इज 50 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज ट्यूबवेल की कितनी होती है, 50 लीटर पर सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में 50 लीटर पानी देता है, ठीक। एज कंपेयर टू द सैलो वेल्स डीप वेल्स हैव मोर डिस्चार्ज। सैलो वेल्स का मतलब आप लोग जानते होंगे कुआं, ये हुआ कुआं, और सैलो मतलब उथला, उथला कुआं, और डीप मतलब गहरा, और वेल्स मतलब कुआं होता। तो ये कहने का मतलब ये है, एज कंपेयर टू सैलो वेल्स डीप वेल्स हैव मोर डिस्चार्ज, मतलब सैलो वेल्स के जो डिस्चार्ज होती है, एक मिनट, हाँ देखिए मतलब है कि सैलो वेल्स, ठीक है, एंड डीप वेल्स हैव मोर डिस्चार्ज, मतलब डीप वेल्स का जो डिस्चार्ज होता है, पानी की क्षमता होती है, पानी प्राप्त उससे किया जाता है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैलो। आप लोगों को भी ये पता होगा, क्लियर हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, हम बता देते हैं जल्दी जल्दी में। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज उसे बोला जाता है, जैसे कूड़ा हो गया, करकट हो गया, बड़े बड़े मान लीजिए पेड़ के छाल हो गए, तो ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी जो हो गए, पॉलीथीन हो गई, ये सब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, जो मतलब सस्पेंड मतलब तैर सकती हैं पानी के ऊपर। तो वो कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर में नहीं पाई जाती हैं, सरफेस वाटर में पाई जाती है। जैसे तालाब हो गया, पोखरा हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, यहाँ सब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मिल जाते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर मतलब नीचे से जो हम लोग पानी सक करके प्राप्त करते हैं, तो वहाँ आप लोग देखते होंगे डिजॉल्व इम्प्योरिटीज उसमें होती है, ना कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। बड़े बड़े टुकड़े आपको कहाँ मिलते हैं उसमें इम्प्योरिटीज के, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम
सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ओके, चलिए आगे निकलते। द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर इज 10 mg/L। मतलब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जो नेचुरली अनपॉल्यूटेड होता है वाटर, उसमें कितना होता है? 10 mg/L होता है। ठीक, आगे है द लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक नॉट मोर देन 4 times ऑफ विड्थ। सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है उसकी जो लेंथ होती है विड्थ के कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेडिमेंटेशन टैंक की। आगे है देखिए, द ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज 500 से 700 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब 500 से 750 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का ओवरफ्लो रेट होता है। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ टैंक। सरफेस वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया ऑफ टैंक पे पूरी तरीके से ये डिपेंड करते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। और शायद आप लोग अगर थियरी पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से ये चीज़ समझ भी रहे होंगे यहाँ पर। और देखिए, हम पूरा डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पे। अगर हम पूरा डिस्क्रिप्शन करने लगेंगे तो सोचिए हमें 5 बुक कवर करना है, और अगर उसी तरीके से हम करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा कवर। हमारा ये कोशिश है कि आप लोग थियरी कंप्लीट है, आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, उस पर्पज़ से बहुत ही बेहतर है आप भाई। और जो भी साथी अभी नए नए हैं, कंफर्ट नहीं है, आप लोग पीडीएफ जरूर लीजिए। 399 रुपये बहुत ज़्यादा होता नहीं है। पीडीएफ लेकर के पीडीएफ के ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइए। वहाँ एक बुक देखिए खत्म होने वाली है, वहाँ हम जल्द से जल्द पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ भी देखिए तीसरा सब्जेक्ट चला, वहाँ एक बुक खत्म होने वाली है। पीडीएफ के लिए इसी नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे 446829। एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए कि आप लोग देखिए बहुत इस पे न्यूज या क्रॉस क्वेश्चन ना किया करिए कि क्या होगा क्या नहीं। आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करके बैच लीजिए। और ये जो नंबर है वो ऐसे व्यक्ति का है कि उनको कुछ पता नहीं रहता है न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, बस उनको हम हैंडल करने के लिए चार्ज दिया गया है। तो आप लोग जिसको भी लेना होगा बिना क्वेरी के आप लोग तो मैसेज करिए, क्यूआर प्राप्त करके पेमेंट करके आप लोग ऐड हो जाइए ग्रुप में, वहाँ हमसे डायरेक्टली बातचीत होती ही रहती है। ठीक है, आगे देखिए, फॉर इफेक्टिव कोएगुलेशन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फाउंड टू बी 6 से 8.5। कोएगुलेशन के लिए जो पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 से 8.5 होना चाहिए इफेक्टिव कोएगुलेशन के लिए। ठीक है, द डिटेंशन पीरियड ऑफ कोएगुलेशन टैंक इज 2 से 6 आवर। ठीक है, 2 से 6 आवर क्या होना चाहिए? डिटेंशन पीरियड ऑफ कोएगुलेशन टैंक। पूछा जाता है कोएगुलेशन टैंक की डिटेंशन पीरियड। कोएगुलेशन मतलब जानते क्या है? जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी होती है उसमें कुछ सब्सटेंस मिला करके उनको बड़े बड़े फ्लॉग में, हैवी फ्लॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कोएगुलेशन टैंक में, और उनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होते हैं, इम्प्योरिटी जो होते हैं भारी हो जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे टैंक में सेटल्ड हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर गया है डिटेंशन पीरियड, मतलब उसको सेटल होने के कितना समय लगेगा कोएगुलेशन टैंक में, उसका समय कितना होता है? 2 से 6 घंटा होता है। द एलम व्हेन एडेड एज कोएगुलेंट, कोएगुलेंट के रूप में जब हम फिटकरी को ऐड करते हैं, इट डिक्रीजेज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है? जो पीएच वैल्यू है वाटर का घटा देता है, मतलब कम कर देता है। जो 6 से 8.5 के बीच पीएच वैल्यू कोएगुलेशन टैंक में थी आपकी, वो क्या हो जाती है? एलम अगर एज ए कोएगुलेंट यूज किया जाता है टैंक में, ठीक है, तो क्या होता है? पीएच वैल्यू उसका डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए बात आती है, जब पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब कोएगुलेशन टैंक में उतना इफेक्टिवनेस रहेगी नहीं, क्योंकि एक इफेक्टिव कोएगुलेशन के लिए 6 से 8.5 के बीच में पीएच वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? ठीक है, लाइम को पीएच वैल्यू बढ़ाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? लाइम डाल दिया जाता है। थोड़ा सा लाइम कर देंगे, लाइम डाल देंगे तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, लाइम इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेडिमेंटेशन सीवेज। ठीक है, तो वही लाइम इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेडिमेंटेशन सीवेज। अगर सेडिमेंटेशन सीवेज की स्पीड को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? लाइम को यूज कर देते हैं। ठीक,
अगला है 0.25 से 0.35 इज द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लो सैंड फिल्टर में इफेक्टिव साइज सैंड पार्टिकल की, क्योंकि जानते हैं स्लो सैंड जिसमें नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, तो इफेक्टिव साइज सैंड की कितनी होनी चाहिए? 0.5 से 3.5 के बीच होनी चाहिए। एयर बाइंडिंग फिनोमिना, देखिए ये सब कुछ मतलब कुछ देखिए स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर फिल्ट्रेशन के लिए दो चीज़ें होती हैं मेन रूप से। स्लो सैंड फिल्टर में साइज ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है रैपिड सैंड फिल्टर में कुछ निगेटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ उसमें ट्रबल्स भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं। उसमें क्या है? सबसे पहले एयर बाइंडिंग फिनोमिना आता है, ठीक है। एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव निगेटिव हिट। सबसे अधिक निगेटिव हिट की वजह से क्या हो जाते हैं? एयर बाइंडिंग फिनोमिना रैपिड सैंड फिल्टर में हो जाती है। एयर बाइंडिंग फिनोमिना आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे डिस्क्रिप्टिव में। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप मैसेज करिएगा। जो जो टॉपिक देखिए आप अगर नहीं पढ़े हैं, इस क्वेश्चन में आपको कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को पीडीएफ वाले ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या यहीं पे कम्युनिटी में या कमेंट में, हम कहीं पर भी उससे रिलेटेड थ्योरी भी आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। बैक वॉशिंग, कभी कभी देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। बैक वॉशिंग किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? रैपिड सैंड फिल्टर या स्लो सैंड फिल्टर? तो प्रोवाइडेड इन रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। बैक वॉशिंग किस में यूज की जाती है या किस में प्रोवाइडेड है? रैपिड सैंड फिल्टर में, ठीक है। अगला है देखिए मलेरिया इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। होता है ना कि पानी से कौन सा डिजीज होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मलेरिया को, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया गया। तो मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने की वजह से, आप लोग जानते ही होंगे कि वाटर के कारण ये नहीं होता है, तो वही लिखा कि मलेरिया इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक। अगला आता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज। एसिडिक वाटर होने के सबसे पीछे किस चीज़ का कारण है या किसका रीजन होता है? CO2। CO2 के कारण वाटर हमारी एसिडिक हो जाती है, ठीक है। द फिनॉल कंपाउंड इन वाटर सप्लाई नॉट मोर देन 0.001 ppm। फिनॉल जो है पानी में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 0.001 ppm से ज़्यादा वाटर में नहीं होना चाहिए। ये एकदम फिक्स डेटा है। जहाँ फिक्स डेटा रहेगा, जिसमें कहीं वेरिएशन नहीं रहेगा, एग्जाम के ऑप्शन में यही आपको डेटा मिलेगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जहाँ देखिए एकदम फिक्स डेटा है मैं बता दूंगा, और बाकी टेक्निकल में आप लोग को पता है न्यूमेरिकल डेटा है, हल्का फुल्का वेरिएशन रहता ही रहता है। लेकिन कुछ डेटा ऐसे हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, वो बदल नहीं सकते कहीं भी किसी भी बुक में, क्योंकि ये सब डेटा IAS कोड के हैं। तो जो IAS कोड के डेटा हैं वो देखिए फिक्स होते हैं। आप लोग जो यहाँ बताया जाएगा, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में सही करेगा आप, वही डेटा यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग याद जरूर रखिए यहाँ के डेटा को, ठीक है। 1.5 mg पर लीटर इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड कंटेंट। फ्लोराइड कंटेंट की परमिसिबल लिमिट कितनी है? 1.5 mg पर लीटर, ठीक है। अगला है स्टैंडर्ड EDTA टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? EDTA टेस्ट करते हैं, ठीक है। Alkalinity in water is expressed in कैल्शियम कार्बोनेट। एल्किलिनिटी को किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं? या देखिए इसी चीज़ को हार्डनेस को भी इसी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हार्डनेस और एल्किलिनिटी दोनों को कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस्ड करते हैं, CaCO3 के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। The product of H and OH is 10 to the power -14 होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ H प्लस OH वाला। अब अगला है pH, एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है। pH के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? वाटर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो बेसिसिटी है तो 7 से कम, 7 से ज़्यादा वाला आप लोग को पता ही होगा, तो आप लोग देख लेंगे। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। टर्बिडिटी मतलब गंधलापन, इसको हिंदी में बोला जाता है। किसके जैसे देखिए किसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्केल बनी होती है, तो उस स्केल का क्या नाम है ये पूछा जाता है। बाकी टर्बिडिटी के एपरेटस क्या होता है ये तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़े होंगे थियोरी में। तो कि टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन
स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे क्या किया जाता है, टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से कलर को किस स्केल पे मेजर किया जाता है, देखिए कलर ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे। कलर देखिए कोबाल्ट सी से और सी से, यहाँ पकड़ लीजिए कलर को कोबाल्ट स्केल पे, और कोबाल्ट स्केल सिलिका नहीं होती है, वो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल होती है। तो आप लोग प्लेटिनम वर्ड जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए दे दिया सिलिका कोबाल्ट स्केल, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, कोई सिल्वर कोबाल्ट स्केल दे देगा तो आप कंफ्यूज हो, इसलिए प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल जरूर याद रखिएगा। द टर्बिडिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी 10 ppm। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं उसकी टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए या किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे है देखिए, रेजिडुअल क्लोराइड इज टेस्टेड बाय स्टार्च आयोडाइड एंड आर्थोलिडीन मेथड। ठीक है, रेजिडुअल क्लोरीन कितनी मात्रा में पानी में है उसकी टेस्टिंग के लिए कौन कौन से मेथड बने हुए हैं, 2 मेथड है देखिए, स्टार्च आयोडाइड एंड आर्थोलिडीन मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा रेजिडुअल क्लोरीन को टेस्ट करने के लिए वाटर में। अगला है टोटल सॉलिड्स नॉट मोर देन 500 ppm। टोटल सॉलिड्स वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से टोटल क्लोराइड्स नॉट मोर देन 250 ppm, 250 ppm से ज़्यादा टोटल क्लोराइड्स की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसकी प्रकार आयरन एंड मैग्नीज की मात्रा 0.3 ppm, लेड और आर्सेनिक की मात्रा 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होनी। ये सब देखिए IS कोड के डेटा है, आप लोग इनको हूबहू याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर की मात्रा 3 ppm, फ्लोरीन की मात्रा 1.5 ppm, या इसी को फ्लोराइड की मात्रा बोल सकते हैं 1.5 ppm, ऊपर भी बताया गया। ठीक है, अब देखिए स्लुइस वाल्व प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब पानी के फ्लो को रेगुलेशन के लिए कौन से वाल्व का यूज किया, कौन सा वाल्व यूज होता है, स्लुइस वाल्व वहाँ पर यूज किया जाता है कि पानी इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, कब कितना पानी छोड़ना है, रोकना है, किसके द्वारा रेगुलेशन होता है, स्लुइस वाल्व के द्वारा। रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, देखिए एग्जाम में सेम टू सेम यही वर्ड ही आपको मिलेंगे कि रेगुलेशन के लिए या रेगुलेट करने के लिए पानी को किस प्रकार के वाल्व का यूज किया जाता है, तो आप लोग सीधे सीधे मिलेगा स्लुइस वाल्व। ठीक है, अब अगला है रिफ्लक्स वाल्व प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द वाटर फ्लो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब होता है ना कि नल से, जैसे नल वाला एग्जाम्पल आपको देते हैं, सबसे इजी समझ में आ जाएगा। जब हैंडपंप होता है, हम लोग घरों में देखते हैं, या उसी को नल बोला जाता है, तो जब हम लोग पानी को यहाँ से ऐसे, हैंडपंप है मान लीजिए, ठीक है, तो पानी यहाँ से जब ऐसे निकालते हैं, पानी निकालने के बाद जब हम नल बंद कर देते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि पानी आपका यहाँ रुका रहता है, मतलब पानी यहाँ पर रुका रहता है, यहाँ वाल्व लगे होते हैं। ये क्या करता है, पानी को यहाँ रोक लेता है जिससे नल आपका सूखे नहीं या पानी का लेवल बहुत नीचे ना जाए। जैसे तो अगर ज़्यादा नीचे चलेगा, हमें पानी का लेवल उठाने के लिए पहले कई बार हैंडल मारना पड़ेगा, बहुत पानी मतलब नल को चलाना पड़ेगा, उसके बाद पानी जा करके शक्कर के ऊपर आएगा। लेकिन होता क्या है, यहीं पे एक वाल्व लगा होता है। ये वाल्व क्या होता है, जब हम लोग पानी चलाते हैं या पानी को निकालते हैं हैंडपम्प से, तो ये क्या करता है, यूज होने के बाद जब हम लोग नल को छोड़ देते हैं, पानी निकालना बंद करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वाल्व जो होता है जब पानी निकालते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है, ऐसे खुल जाता है। एक बार सही हम फिगर बना दें, ठीक है, ये नल है, यहाँ वाल्व लगा रहता है। जब हम लोग पानी निकालते हैं तो ये वाल्व देखिए यहाँ ऊपर उठा रहता है, ऊपर उठा रहता है। जब पानी निकालना बंद कर देते हैं तो ये वाल्व फिर क्या हो जाता है, यहाँ बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो यहाँ ऊपर अपने पानी रोका रहता है, जिससे आपका नल क्या होता है, सूखता नहीं है, वो वैसे ही बना रहता है। तो यही है, क्या करता है, देखिए पानी ऊपर आया था, ठीक है, तब ये वाल्व क्या हुआ, ऊपर तो आने दिया, लेकिन पानी को नीचे जाने दिया क्या, नहीं जाने दिया ना। क्यों, क्योंकि ये बंद हो गया था तब तक, ठीक है, जब हमने नल चलाना बंद कर दिया। तो वही लिखा गया यहाँ पर, प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द वाटर फ्लो बैक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है वाटर को अपोजिट मतलब विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होने से। तो मतलब ऊपर तो आया था लेकिन नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर जाने दिया मतलब एक ही डायरेक्शन में। देखिए मतलब ऊपर आ रहा था तो नीचे नहीं जाने देगा, नीचे जाएगा तो ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्स वाल्व क्या करता है,
पानी के फ्लो को बनाए रखता है। आगे, स्काउर वाल्व आर प्रोवाइडेड एट एवरी डिप्रेशन हेड एंड डेड एंड। ठीक है, क्या होता है स्काउर वाल्व? स्काउर वाल्व ये होता है कि जैसे मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें जानते ही हैं कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ छोटे छोटे टुकड़े कुछ ना कुछ मिले ही रहते हैं। तो क्या किया जाता है, पानी की सप्लाई में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिप्रेशन दे दी जाती है कि पानी अगर सप्लाई चल रही है तो इसमें छोटे मोटे टुकड़े जो रहे ना यहाँ पे आपके इकट्ठे हो जाए, ठीक है, जिससे आपका पाइप का फ्लो जो है वो जाम ना हो, बना रहे ऑलरेडी। ठीक, तो इसमें आके इकट्ठा होगा। अब सिंपल सी बात है, पूरा पाइप तो बदला नहीं जाएगा, तो उनको समय समय पे निकालना होता है। तो यहीं पे एक वाल्व लगा दिया जाता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, वाल्व के द्वारा ही इन जो इम्प्योरिटीज को निकाल दिया जाता है। तो इसी को कौन सा वाल्व बोला जाता है? स्काउर वाल्व बोला जाता है। तो देखिए, एट आर प्रोवाइडेड एट एवरी डिप्रेशन, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा गहरा कर दिया जाता है, एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड, मतलब जहाँ पर आपका एंड खत्म हो रहा है वहां पर स्काउर वाल्व लगाया जाता है। ओके, अगला है देखिए अब एक होता है कि सीवर वाला सिस्टम कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, हाउस सीवर होता है, फिर लेटरल सीवर होता है, फिर कॉमन सीवर होता है, फिर मेन सीवर होता है, फिर ट्रंक सीवर होता है, फिर आउटफॉल सीवर होता है। ठीक है, ये आउटफॉल सबसे लास्ट पॉइंट है, ये हाउस सीवर क्या है, सबसे इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, मतलब एक चीज, हाँ देखिए, हाउस सीवर सबसे इनिशियल पॉइंट है, आउटफॉल सीवर सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच में कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आउटफॉल सीवर को आपके घरों से तो जोड़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कैरिंग क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आउटफॉल सीवर में जो पाइप लगाया जाता है वो बड़े डाया का लगाया जाता है, और घरों में जानते होंगे आप लोग छोटे डाया का पाइप लगाया जाता है। तो अगर बड़ा, और दूसरी चीज़, अगर हर जगह बड़ा पाइप लगा दिया जाएगा और उतना सीवेज हमें फ्लो नहीं कराना है या हमें रिसीव नहीं मिला, तो क्या मतलब है वेस्टेज करने का। तो इसीलिए देखिए, घर का सीवर जो होता है, हाउस सीवर जो होता है, वो थोड़ा डाया उसकी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ एक ही घर का पानी लेना रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर है कि कई स्टेप में सीवर डाया के अनुसार बदलते रहते हैं उनकी साइज आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साइज भी। आप लोग याद रखिए, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बताइएगा, हम सबका साइज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड करा देंगे। हाउस सीवर, लेटरल सीवर, कॉमन सीवर, मेन सीवर, ट्रंक सीवर और आउटफॉल सीवर। ठीक है, फॉर कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन, सेपरेट सिस्टम इज अडॉप्टेड। ठीक है, देखिए होता क्या है, फॉर कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन, सेपरेट सिस्टम इज अडॉप्टेड। मतलब ये कहने का मतलब इसके है, इंडिया में आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा बारिश नहीं होती रहती है, एक पर्टिकुलर समय है, निर्धारित है यहाँ पर इंडिया में कोई भी काम होने के लिए। तो रेनफॉल का भी एक पर्टिकुलर कन्फाइंड सीजन है। ठीक है, तो जब कन्फाइंड एक पर्टिकुलर सीजन है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, रेन ज़्यादा होता है, मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो उसी रेनफॉल वाले पानी को फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सिस्टम डिजाइन करते हैं, न कि हम लोग मतलब कंबाइंड वाला करते हैं। तो वही कहा है कि फॉर कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन, सेपरेट सिस्टम इज अडॉप्टेड। ठीक है, मतलब इसके पानी को फ्लो करने के लिए, ड्रेन करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए अलग सेपरेट सिस्टम रखते हैं। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम अडॉप्टेड व्हेन द रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीजन। अगर मान लीजिए हमेशा जो होता है पानी बारिश होती रहे, तो वहाँ भाई हम कितना क्या सेपरेट सिस्टम एज्यूम करेंगे या अडॉप्ट करेंगे, नहीं। वहाँ क्या करते हैं हम लोग, कंबाइंड में डिजाइन कर देते हैं कि सीवेज वाला जो पानी है उसी के साथ आपका ये क्या हो, रेनफॉल वाटर भी आपका फ्लो होता रहे। ठीक है, 135 लीटर डोमेस्टिक कंजप्शन, मतलब एक नॉर्मल डोमेस्टिक यूज के लिए पर कैपिटा कितने लीटर की ज़रूरत होती है, 135 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सीवरेज सिस्टम इज जनरली डिजाइंड फॉर 25 ईयर। सीवरेज सिस्टम जो होता है वो कितने साल के लिए जनरली डिजाइन किया जाता है, 25 ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है। फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम इक्विवेलेंट पाइप मेथड इज यूज। लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, इक्विवेलेंट पाइप मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अब सर्कुलर शेप सीवर इज प्रिफर्ड इन सेपरेट सिस्टम,
देखिए सेपरेट सिस्टम में किस प्रकार की पाइप आपकी यूज की जाती है, सर्कुलर शेप सीवर जो होता है, सर्कुलर पाइप जो होता है सेपरेट सिस्टम के लिए एक यूज किया जाता है, और कंबाइंड सिस्टम के लिए एग शेप यूज किया जाता है सीवर। ठीक है, जो पाइप का शेप होगा वो एग शेप में होगा और सेपरेट के लिए सर्कुलर में होगा। आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। और देखिए ये सब में समझाने की कोई वो नहीं है, तो नहीं तो हम फिर समझा देते हैं आप लोगों को, ये सब रटने वाले ही क्वेश्चन है। देखिए 2 से 3 मंथ इज द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। मतलब स्लो सैंड फिल्टर को कितने महीने में आपको एक बार क्लीन करना पड़ता है, 2 से 3 महीने में आपको एक बार क्लीन करना पड़ेगा स्लो सैंड फिल्टर को। टाइम कॉन्टेक्ट ऑफ क्लोराइड इज एट लीस्ट 30 मिनट। ठीक है, क्लोरीन को वाटर में मिलाने के बाद उसका टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होना चाहिए, 30 मिनट होना चाहिए, कि 30 मिनट तक उसमें क्लोरीन रहे। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सप्लाई करें 30 मिनट के बाद। अगला है द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश। देखिए द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर में, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितना परसेंट क्लोरीन होता है, तो 30 से 35% क्या होता है, क्लोरीन होता है फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में। ये एक बहुत ही फिक्स डेटा आप लोग याद रखिएगा, हूबहू 30 से 35% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड हाइपोक्लोरिनेशन। ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा जब वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपोक्लोरिनेशन बोला जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में 30 से 35% क्लोरीन होती है, तो क्लोरिनेशन वहाँ से आ गया। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से जब स्पेशल यूज किया जाएगा, ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर को, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, हाइपोक्लोरिनेशन हो जाएगा। ठीक, द सुटेबल मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग। ठीक है, द स्विमिंग पूल वाटर इज अल्ट्रावायलेट रेज ट्रीटमेंट। ठीक है, स्विमिंग पूल के वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, ठीक है, किस प्रकार के सिस्टम का यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, स्विमिंग पूल के वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, हानिकारक रहित करने के लिए। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब डी मतलब कम और क्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की मात्रा वाटर में से कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज डीक्लोरिनेशन मतलब पानी में से क्लोरीन की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है। डिसइंफेक्शन इफिशियंसी, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी रिड्यूस्ड एट हायर pH वैल्यू। ठीक है, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है हायर pH वैल्यू पे, अधिक pH वैल्यू पे डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट इज यूज्ड फॉर एल्गी कंट्रोल। जानते हैं आप लोग पानी में एल्गीज आपके आ जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑर्डर्स। पानी में से गंध को, ऑर्डर्स को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में सब पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला है देखिए, अब पानी के फ्लो को आपको प्रोवाइड कराने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड कराने के लिए कई प्रकार के देखिए आपके होते हैं ना, पाइप को कई तरीके से उनको बिछाया जाता है। तो देखिए तरीके कौन कौन से हैं, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम और सर्कल मेथड। ठीक है, डेड एंड सिस्टम क्या होता है, इज यूज्ड फॉर इरेगुलर ग्रोइंग टाउन्स। जो इरेगुलरली बस गए हैं आपके टाउन्स, वहाँ पर किस कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, डेड एंड एंड सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, ये सीधे सीधे ऑप्शन में यही चीज ऑप्शन में आपको दिखेगा, इरेगुलरली ग्रोइंग टाउन्स। ठीक है, रेडियल सिस्टम इज यूज्ड व्हेन द वाटर इज फ्लोड टूवर्ड द आउटर पेरिफेरी। ठीक है, रेडियल मतलब बीच में आपका यहाँ बड़ा एक टैंक हो गया, अब रेडियली पानी का फ्लो हर तरफ किया जा रहा है, हर तरफ किया जा रहा है। तो वहाँ पर कहाँ कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, रेडियल किया जाता है, कि जहाँ बीच में जब पानी और रेडियली डायरेक्शन में हर जगह पानी की सप्लाई किया जाए। अब इनके मेरिट डिमेरिट आप लोग पढ़े होंगे थियरी में अच्छे से, जो एकदम एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है हम वहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला ग्रिड आयरन सिस्टम यूज्ड फॉर वेल प्लान्ड सिटी। वेल प्लान्ड सिटी के लिए
ग्रिड सिस्टम यूज किया जाता है। ग्रिड में ऐसे देखिए बना होता है, ऐसे ऐसे, तो मकान है, अब यहाँ पर सप्लाई ऐसे होती है, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। सर्कल मेथड, सर्कल मेथड इज यूज्ड व्हेन फायर डिमांड इज कंसीडर्ड, ठीक है। फायर डिमांड को अगर ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग कंसीडर करते हैं तो वहाँ किस मेथड का यूज करते हैं, सर्कल मेथड का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें कई पॉइंट हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोग देखिए गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट आप जरूर करिएगा, हम आपको प्रोवाइड उस चीज़ से रिलेटेड थियरी देंगे। जैसा कि आप लोग समझ ही रहेंगे, अगर हमें 5 बुक कवर कराना है तो अब हर चीज़ देखिए, टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जुलाई तक हमें मान के चलिए, मार्च तक आपको कवर करा देना है, जुलाई मान के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी के या आरआरबी जेईई, अभी सेकंड सीबीटी भी ज़्यादा नहीं समय रहेगा, या कोई पीएसयू या एसएससी जेईई। तो अगर इस तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हम फिर से एकदम पूरा पढ़ाना चालू करेंगे थ्योरी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब आप देखिए कहीं न कहीं थ्योरी पढ़े होंगे तो आप थ्योरी वहाँ से तैयार करिए अच्छे से, नोट्स जो आपके हैं आप यहाँ से पीडीएफ लीजिए, उसको 2 से 3 बार पढ़िए, वीडियो 1 से 2 बार यहाँ ज़रूर देखिए, आपको आराम से बता रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और अगर साथ ही पीडीएफ नहीं ले सकते हैं तो आप कम से कम इतना तो करिए हमारे मोटिवेशन के लिए, सुबह-सुबह आप ही लोगों के लिए देखिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तबीयत मेरी नहीं सही फिर भी हम आकर के आप लोगों के लिए हाँ इतना कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, लाइक और कमेंट इतना तो कर ही सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, नहीं हमें किसी न किसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड ही कराना रहेगा। जब आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो हम किसके लिए बताइए यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए, और जिनको भी पीडीएफ के लिए चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे मैसेज करेंगे 8052446829। अब 399 में बैच को कर दिया गया है, ठीक है, 399 रुपये में आपको कर दिया गया बैच को। तो देखिए और दूसरी चीज़, आप लोग कोई नहीं रेज करेंगे, जिनको भी ट्रस्ट है तो आप सीधे मैसेज करिएगा, क्यूआर मांगेगा, आप पेमेंट करके जुड़िए, क्योंकि वहाँ 100+ लड़के, लगभग 120 लड़के हो गए हमारे पास, और हमें देखिए 120 लड़के हो गए हैं, हम चाहते हैं आप अगर उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग करिए, ट्रस्ट करिए, बिल्कुल भी आपका 399 रुपये पूरा पैसा वसूल देंगे, हम करेंगे, आपको गारंटी दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो इतना करके आप लोग करिए, बाकी हम लोग अब मिलते हैं कल सेकंड पार्ट में पीएचई के, कल ये भी सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा पहले बुक का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।